नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाग और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। तो स्वागत है अरुणेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, सबसे पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 28,000 के करीब जो स्कूल हैं उन्हें सरकार एनजीओ को दे रही है और गुजरात मॉडल की तर्ज पर देने की तैयारी है, और तैयारी क्या बिल्कुल फाइनल है। और ये लगभग एक विकासखंड में एक स्कूल के करीब बैठता है। कैसे देखते हैं? देखो साहब, जैसा कि इंडिया गठबंधन के जो नेता थे राहुल गांधी जी और जो तमाम नेता हैं वो पहले ही कहते रहे हैं कि संविधान कमज़ोर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के हक हकूक़ पे सरकार डाका डाल रही है। अब सरकारी स्कूलों में आप बताओ साहब, कौन पढ़ता है? गरीबों के बच्चे, और ज़्यादातर गरीब आप तबका आपको पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों में मिलेगा। सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों का फंड कम कर दिया, उनकी जो बेसिक बुनियादें होती हैं उस पे ध्यान नहीं दिया, शिक्षकों की भर्तियां नहीं करी। धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई। जब कम हो रही है तो अब सरकार ये दिखा रहे हैं कि हम इसको ये लॉस में नहीं चलाएंगे, नुकसान में चल रहे हैं। तो अब इन्होंने अपने ही व्यापारी मित्रों की एनजीओ बनवा दी और उन एनजीओ को बोल दिया कि साहब हम ये जो एनजीओ वाले हैं ये इन स्कूलों को गोद ले रहे हैं। उससे क्या होगा कि सरकार ये दिखाएगा कि हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ रहा, हम इतनी तनख्वाह वनख्वाह देने में और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने में असमर्थ हैं, तो साहब ये एनजीओ वाले उसको गोद ले रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार किसी भी कीमत पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं रखना चाहती जिसे हम सरकारी कहना चाहते थे या कहना चाहते हैं। अब सरकार सिर्फ बीच में बिचौलिया का काम करेगी कि बस जो भी प्राप्ति होनी है वो प्राप्ति होती रहे। और सरकारी जो संस्थान है, भाई अगर प्राइमरी स्कूलों की बात करी जाए तो वो सरकारी जहन में आता है सबसे पहले, और गरीब और मध्यम वर्ग के जो भी बच्चे हैं वो अधिकतर उन्हीं में पढ़ते हैं, गांव देहात में। और अगर अब ये एनजीओ की एंट्री हो जाती है तो उससे आप क्या मानते हो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखो साहब, इससे पहली चीज़ तो ये होगी कि जो गरीब का बच्चा है वो सरकारी विद्यालयों में नहीं जा पाएगा, या फिर हम कह सकते हैं वो शिक्षा से दूर हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में तो साहब फीस इतनी ज़्यादा है और एनजीओ वाले भी कोई धर्म खाता तो चलाएंगे नहीं। ये सरकार को मोटा कमीशन देंगे और उसके एवज में सरकारी ज़मीनें इन्हें फ्री में मिल जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री में मिल जाएगा। एक आधा साल ये दिखाने को चलाएंगे, फिर उसके बाद कुछ फीस वसूलना शुरू कर देंगे और उससे नुकसान होगा दलितों के बच्चों का, पिछड़ों के बच्चों का, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से साफ बच गई। आप बताइए, लगभग 60% पैसा जो है वो गरीब जनता से लिया जा रहा, और उस गरीब जनता को उस पैसे से आप क्या दे रहे हो? ना तो आप अच्छी शिक्षा दे पा रहे हो, ना अच्छा स्वास्थ्य दे पा रहे हो, और ना ही अच्छी सड़कें दे पा रहे हो। इस बरसात में सारी कलई खुल गई हैं जितने सरकारी विद्यालय हैं ग्रामीण परिवेश में, और वहाँ देखो आप रोडों के क्या हाल हैं। सभी सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, छतें चू रही हैं कहीं। अरुणेश जी, इसमें एक सवाल और भी बनता है कि अगर भाई ये कोई छोटा मामला तो है नहीं भाई, बहुत बहुत बड़ा निर्णय है। और इतना बड़ा निर्णय होने के बाद आपका कहना है कि इससे बहुत दलित, शोषित, वंचित वर्ग के जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाली है जी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें तो इसका कहीं भी विरोध होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, विरोध हो रहा है। जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, विरोध हो रहा है। अभी देखो, इसी से मिलता जुलता एक फैसला और आया है। 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती थी उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने 19,000 जो आरक्षित पद थे, हमारे दर्शक भी सुन लें, उन पदों पे योगी आदित्यनाथ जी ने घपलेबाजी करवाई। सरकार की मंशा से हुई, और 6 साल से वो आरक्षित पद के जो बच्चे हैं वो बराबर कोर्ट में केस भी किए कर रहे थे और ज़मीन पे संघर्ष भी कर रहे थे। लखनऊ हो या दिल्ली, सब जगह वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया इस मामले को, और कल उन्होंने हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो फैसला ये कहता है कि जो आरक्षित पद में घपलेबाजी सरकार द्वारा की गई है उसकी मेरिट लिस्ट दोबारा बनाई जाए। इसका मतलब कोर्ट ने मान लिया कि घपलेबाजी हुई है और 19,000 बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हुआ। इसके साथ ही शिक्षा मित्रों का भी मामला चल रहा। लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की ज़िंदगी अधर में है। तो लगभग देखा जाए तो लाखों की संख्या में, कम से कम 15-20 लाख
शिक्षक इस समय योगी जी की जो प्रकोप है, या फिर हम कह सकते हैं जो बीजेपी सरकार का प्रकोप है, उसको झेल रहे हैं। और जो गुजरात मॉडल गुजरात में लगा हुआ है, वही मॉडल कमोवेश उत्तर प्रदेश में लग रहा है और वही मॉडल मध्य प्रदेश में चल रहा है। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, हर गांव में एक मंदिर है लेकिन स्कूल नहीं है। तो वही स्थिति अब उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इलेक्शन के दौरान में हमारा भी जाना हुआ था, तो वहाँ पर जो खास चीज़ हमें नज़र आई वो ये नज़र आई कि जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों का रख रखाव बहुत ही उन्नत तरीके से किया गया वो है। सब सरकार के मतलब फंड से। जो भी हो, सरकार का ही फंड हो या प्राइवेट फंड हो, लेकिन मंदिरों को बहुत ही सजा के रखा गया है। और अगर उसकी तुलना में अगर हम स्कूलों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आता। नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के बारे में इसमें और बता दूं, आपको कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना, रामलीला करवानी है, आपको शोभा यात्रा निकालनी, दशहरा का कुछ कार्यक्रम करना है, या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करना है, सरकार से तुरंत फंड ले जाओ। मंदिर का भी रंग रोगन होगा, भागवत करानी, कविता करानी, पाठ कराना, कुछ भी कराना, शोभा यात्रा, कुछ एनी 1 to Z कुछ भी कराना है, तुरंत सरकार से फंड लो। और स्कूल के लिए, टीचरों के लिए और वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती के लिए, शिक्षकों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है उनके पास, उसके लिए कोई फंड नहीं। मध्य प्रदेश सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, ये सच्चाई है साहब, आरोप नहीं है, ये सच्चाई। आरोप तो तब होता है जब उसे साबुत ना कर पाए, हमारे पास पर्याप्त सबूत ना हो। ये तो सच्चाई है, क्योंकि मैं वहाँ पे प्रभारी भी रहा हूँ और मैंने वहाँ 2 साल काम किया है ज़मीनी स्तर पे, और ये मेरा जो फीडबैक है, और इस फीडबैक के आधार पे हम लोगों ने जो है शिकायतें भी करी हैं। लेकिन कांग्रेस वहाँ अच्छा नहीं कर पाई, वहाँ हमने शिकायतें करी। आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई, इसका हाँ, मतलब? कमी कह सकते हो साहब, जब परिणाम अपेक्षाकृत ठीक ना आए तो कमी आप कह सकते हो। कमी साहब ये रही कि जो जनता से कनेक्ट करने वाली बात है, अब मान लीजिए 20 साल से वहाँ सरकार है, तो बराबर आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। तो उस स्तर पे हमें ये माना जाए कि जो हमारे नेता हैं वो 1 to 1 जो कनेक्ट करने वाली बात है वो नहीं कर पाए। हालांकि संघर्ष है, चल रहा है साहब, और स्थितियां देखी जाएं तो जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है और जहाँ लंबे समय चल गई, जैसे गुजरात में 20 साल से ज़्यादा हो गए, मध्य प्रदेश में भी लगभग 20 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में भी 7-8 साल हो गए, और इसके अलावा आप देखो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें अब चल रही हैं, तो सभी जगह ये लोग सबसे पहले शिक्षा को कमज़ोर करने का काम करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ लेगा, खासतौर से गरीब का बच्चा, वो अधिकार मांगेगा। आप शिक्षा पे इस तरीके से निशाना साध रहे हैं, उससे सरकार को क्या लाभ होने वाला? देखो साहब, जब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आप सवाल नहीं करोगे, और ये सरकार सवाल से डरती है। पढ़ लिख लोगे, आपके अंदर तर्कशीलता आ जाएगी, आप वाद विवाद करोगे। जब पढ़ोगे ही नहीं तो आप सीधा बोलोगे ना, अक्षय कुमार स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, सनी देओल जो है वो फ्रीडम फाइटर हैं। पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा कि सरदार भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, बाबा साहब भीमराव। इसका मतलब ये हुआ कि एनजीओ के माध्यम से जो पढ़ाई होगी तो वो उसमें पढ़ाई नहीं होगी? वो पढ़ाई बिल्कुल बीजेपी के पैटर्न पे पढ़ाई होगी। वो क्या पैटर्न होगा? उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये पोंगा पंडिताई पढ़ाई जाएगी, उसमें आपको हकीकत नहीं पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी। हालांकि काफ़ी हद तक एनसीईआरटी की किताबों में भी फेरबदल हो चुका है। एनसीईआरटी की किताबों में भी बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तो वहाँ सावरकर को बुलबुल पे बैठा के पूरे देश के दर्शन भी करा दिए एनसीईआरटी ने। हालांकि अब वहाँ सरकार बदल गई तो वो सावरकर जो बुलबुल पे बैठ के घूमते थे तो वो कहानी भी ख़त्म करवा दी गई है। अब इस तरीके से देख लो कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, जिन्होंने वाकई देश के लिए शहादतें दी, उनका तो नाम धीरे धीरे जो है सिलेबस से हटाया जा रहा है, और ऐसे ऐसे लोगों को वीर बना के पेश किया जा रहा है। या फिर हम कह सकते हैं, देखो पर्टिकुलर किसी का नाम लेना ऐसे ठीक नहीं है, कि हम शुद्ध हिंदी में या सही आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि साहब इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, और जो लोग कायर थे, जो लोग बुज़दिल थे, जो लोग अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी करते थे, उनको स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी बना के पेश किया जा रहा है, और जिन्होंने वाकई शहादतें दी देश के लिए, उनको कहीं ना कहीं
साइडलाइन किया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। अब बताओ संविधान को कहाँ पढ़ाया जाता है? बीजेपी शासित राज्यों में बता दिया जाए साहब कितना संविधान पढ़ाया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में बता दिया जाए साहब कि कितना जो है दलितों और पिछड़ों के जो हक हकूक़ है और आरक्षण है उस व्यवस्था को पढ़ाया जा रहा है। कई जगह तो मनु संहिता पढ़ाई जाने तो लगी है। अब मतलब बीजेपी के खिलाफ, यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पे उतरेगी इस मुद्दे को बिल्कुल लेकर। मुद्दा राहुल गांधी जी ने इस पे आवाज़ उठाई है और साफ बोला भी है इस पे कि साहब ये जो आप कर रहे हो, जो लोकसभा में भी मुद्दा उठेगा। बिल्कुल उठेगा। जो इस तरीके का निजीकरण आप कर रहे हो प्राइमरी शिक्षा का, ये कतई सही नहीं है। और जो इस तरीके से आप जो अनुदेशकों का हक मार रहे हो, जो प्राइमरी टीचरों की भर्तियों में गड़बड़ियां कर रहे हो, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे ना तो देश के लिए ठीक है, ना साहब देश की जनता के लिए ठीक है। ना तो देश के लिए ठीक है और ना ही देश की जनता के लिए ठीक है। अब उत्तर प्रदेश सरकार जो गुजरात मॉडल पर नया सिस्टम लागू करने वाली है, अब वो कैसा होगा ये तो आने वाले में जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, इस पर राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये ज़मीन से लेके और संसद तक क्या स्थिति रहने वाली है। विरोध तो होगा, लेकिन विरोध होने के बाद में क्या कुछ तब्दीली हो सकती है या तब्दीली नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार।